संविधान सभा की ये फुटेज हमें दिखाती है कि 1949 में हमारे नेताओं ने भारत के भविष्य की नींव कैसे रखी। दृष्टि, जरा अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो 1947 के उस भारत की जो अभी-अभी आजाद हुआ था। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ एक सरकार बनाने या भौगोलिक सीमाएं तय करने की नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसे विशाल देश को एक भावनात्मक सूत्र में पिरोने की, जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा और पानी बदल जाता है, where language and water change every 100 kilometers। आजादी के तुरंत बाद 12 से 14 सितंबर 1949 के बीच संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषा के मुद्दे पर इतनी भयंकर और तीखी बहस चल रही थी कि एक पल को लगा मानो ये नया नवेला आजाद देश जो अभी-अभी धर्म के नाम पर बटा है, अब भाषा के नाम पर टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। उत्तर भारत के नेता जैसे आर.वी. धुलेकर और पुरुषोत्तम दास टंडन सिंह गर्जना कर रहे थे कि हिंदी को तुरंत इस देश की राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के नेताओं जैसे टी.ए. रामलिंगम चट्टियार ने स्पष्ट चेतावनी दे दी थी कि अगर उन पर जबरन हिंदी थोपी गई तो दक्षिण भारत इस संघ से अलग होने पर मजबूर हो जाएगा। सोचो उस समय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, पंडित नेहरू और सरदार पटेल के दिलों में क्या गुजर रही होगी। आज की हमारी ये क्लास महज कुछ आर्टिकल्स को रटने का सेशन नहीं है, ये उस आजाद भारत की धड़कन को समझने की एक सिनेमैटिक यात्रा है जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने भाग 17 राजभाषा यानी पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पिरोया। आज हम इसे ऐसे डिकोड करेंगे कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा और परीक्षा में तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सर, आपके ये शब्द सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हमेशा इस राजभाषा वाले चैप्टर को महज कुछ यानी बोरिंग आर्टिकल्स और रटने वाले फैक्ट्स की तरह देखा था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि इसके पीछे कितनी गहरी भावनाएं और आज़ाद भारत का कितना बड़ा संघर्ष छिपा है। प्लीज़ सर, मुझे इसके हर एक पहलू को इतने विस्तार और आसान रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझाइए कि आज के बाद ना केवल मुझे ये पहली बार में ही याद हो जाए, बल्कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी जैसे किसी भी एग्जाम में यहाँ से बाहर कोई प्रश्न ही ना आए। बिल्कुल दृष्टि, आज हम पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड संवाद शैली में चलेंगे। हम हर टॉपिक के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी उसी कॉन्टेक्स्ट में तोड़ेंगे ताकि तुम्हें पता चले कि एग्जामिनर कैसे शब्दों का जाल बिछाता है। तो चलो इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं उस फॉर्मूले से जिसने असल में हमारे देश को बंटने से बचाया था, मुंशी आयंगर फॉर्मूला। जब संविधान सभा में उत्तर और दक्षिण के बीच भाषा को लेकर तलवारें खिंची हुई थीं, तब के.एम. मुंशी और एन. गोपालास्वामी आयंगर ने एक बहुत ही कूटनीतिक और शानदार बीच का रास्ता निकाला। इसी मुंशी आयंगर फॉर्मूले के आधार पर हमारे संविधान का पार्ट 17 ड्राफ्ट किया गया, जिसमें आर्टिकल्स 343 टू 351 राजभाषा के विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए। दृष्टि, सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बैठा लो, भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। हमारे पास केवल राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसका अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। अब ध्यान से सुनो आर्टिकल 343 के बारे में, जो संघ की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करता है। सर, आर्टिकल 343 में एग्जैक्टली क्या लिखा है? क्या इसमें सिर्फ हिंदी का जिक्र है? अनुच्छेद 343(1) अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी यानी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट होगी। लेकिन दृष्टि, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जहाँ एग्जामिनर स्टूडेंट्स को फंसाता है। इसी अनुच्छेद में आगे लिखा है कि संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप यानी इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स होगा, ना कि देवनागरी अंक 1, 2, 3 वगैरह। दृष्टि, अब इस PYQ को देखो। ... में सीधा प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न: संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किन अंकों का प्रयोग किया जाएगा? विकल्प थे ए. रोमन अंक, बी. देवनागरी अंक, सी. भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, डी. अरबी अंक। ज्यादातर स्टूडेंट्स देवनागरी अंक टिक करके आ गए और उनका नेगेटिव मार्किंग हो गया, जबकि सही उत्तर था भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप।
दक्षिण भारत की चिंताओं को शांत करने के लिए अनुच्छेद 343(2) में ये जोड़ा गया कि संविधान लागू होने के अगले 15 वर्षों तक, यानी 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग उन सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की तरह ही निरंतर जारी रहेगा। इसके बाद अनुच्छेद 343(3) ने हमारी पार्लियामेंट को ये सर्वोच्च शक्ति दी कि वो 15 साल बाद भी एक विशेष कानून बनाकर इंग्लिश के इस्तेमाल को अनिश्चित काल के लिए जारी रख सकती है। ओह, मतलब संविधान निर्माताओं ने इंग्लिश को एकदम से नहीं हटाया, बल्कि एक 15 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया। लेकिन सर, 15 साल बाद यानी 1965 में असल में क्या हुआ? क्या इंग्लिश को पूरी तरह हटाकर हिंदी लागू कर दी गई? 1965 में क्या राजनीतिक तूफान आया, उस पर पहुंचने से पहले हमें आर्टिकल 344 को बहुत गहराई से समझना होगा। संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इन 15 सालों में हिंदी के विकास का और अंग्रेजी को हटाने की संभावनाओं का जायजा लेने के लिए एक संवैधानिक मैकेनिज्म यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए। इसलिए आर्टिकल 344 में ये अनिवार्य प्रावधान किया गया कि संविधान लागू होने के 5 साल बाद यानी 1955 में और उसके बाद हर 10 साल में राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन करेंगे। इस आयोग का मुख्य कार्य था राष्ट्रपति को ये सिफारिश करना कि संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी का प्रगामी प्रयोग यानी प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी कैसे बढ़ाया जाए और अंग्रेजी के इस्तेमाल पर कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं। तो सर, क्या ऐसा कोई कमीशन वास्तव में धरातल पर बनाया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? मुझे लगता है यहाँ से भी प्रश्न आते होंगे। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। यहाँ से एग्जामिनर बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। 7 जून 1955 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने बीजी खैर यानी बी के खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग यानी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन किया। इस आयोग ने जुलाई 1956 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। अब इस प्रश्न को देखो जो इसमें सीधा पूछा गया था। प्रश्न: प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? उत्तर: वर्ष 1955 में श्री बीजी खैर की अध्यक्षता में। इसके बाद इसी अनुच्छेद 344 के खंड 4 के तहत इस बीजी खैर आयोग की रिपोर्ट की गहन समीक्षा यानी एग्जामिन करने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति यानी पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई। इस अति महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष थे तत्कालीन गृहमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत यानी जीबी पंत। दृष्टि, अब ये फैक्ट अपने दिमाग में हमेशा के लिए फीड कर लो क्योंकि इसमें यहां से बहुत ही तकनीकी प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न: राजभाषा पर गठित संसदीय समिति यानी पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की संरचना क्या होती है? उत्तर: इस समिति में कुल 30 सदस्य यानी 30 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 20 सदस्य लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल से और 10 सदस्य राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट से चुने जाते हैं और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर होता है। मैं तुम्हारे और अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए इन अनुच्छेदों का एक कंसाइज टेबल स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। इसे ध्यान से देखो। अनुच्छेद यानी आर्टिकल, मुख्य प्रावधान यानी की प्रोविजंस, संघ की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 343(1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंक अंतर्राष्ट्रीय रूप में होंगे। आर्टिकल 343(2) संविधान लागू होने के 15 वर्षों 1965 तक इंग्लिश का निरंतर प्रयोग जारी रहेगा। आर्टिकल 343(3) संसद कानून बनाकर 15 वर्ष बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रख सकती है। आर्टिकल 344 राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष और 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन तथा उसकी समीक्षा के लिए 30 सदस्यीय संसदीय समिति का निर्माण। सर, आपने इसे इतने बेहतरीन तरीके से समझाया कि पॉलिटी के ये आर्टिकल्स तो मुझे याद हो गए। लेकिन सर, ईमानदारी से कहूँ तो जब हिस्ट्री की बात आती है, जैसे कि 1965 में क्या हुआ था, 1955 में कौन सी कमेटी बनी थी, प्राचीन काल में कौन सी भाषाएं थी, तो मुझे बहुत डर लगता है। इतने सारे फैक्ट्स, कमेटियों के नाम, साल और घटनाक्रम, इन्हें रटते रटते मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ।
खास तौर पर जब पूरी एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी हो। क्या इतिहास को भी इसी तरह किसी सिनेमैटिक स्टोरी की तरह याद रखने का कोई अचूक और स्मार्ट तरीका है? दृष्टि और मेरे वो सभी स्टूडेंट्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जब पढ़ाई को एक भारी बर्डन की तरह देखोगे तो वो हमेशा तुम्हें डराएगी। लेकिन जरा सोचो, जब तुम अपनी कोई फेवरेट थ्रिलर या हिस्टोरिकल मूवी देखते हो तो क्या तुम्हें उसके कैरेक्टर्स, डायलॉग्स और घटनाक्रम रटने पड़ते हैं? नहीं ना। वो सब तुम्हारे अवचेतन मन में सीधे छप जाते हैं। और तुम्हारी इसी बहुत बड़ी समस्या का एक बहुत ही शानदार, इनोवेटिव और अचूक समाधान आज हम लेकर आए हैं। मुझे आप सभी को ये बताते हुए बेहद खुशी और गर्व हो रहा है कि हमारे टेस्ट-क्यू ऐप पर आज ही भारतीय इतिहास का सिनेमैटिक कोर्स भव्य रूप से लॉन्च हुआ है। ये कोई साधारण ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये एक विजुअल मास्टरपीस है जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसे आरपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को 360 डिग्री डायमेंशन में कवर करता है। इस कोर्स में पूरी हिस्ट्री, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली हो, मुगलों का काल हो या आज़ादी का महान संघर्ष हो, सब कुछ इसी तरह बेहतरीन सिनेमैटिक अंदाज, 3D मैप्स और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के माध्यम से पढ़ाया गया है। ये कोर्स पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है और इसमें पिछले 20 सालों के सभी पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज कहानी के बीच में ही पिरोए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बात तुम्हें खुशी से उछलने पर मजबूर कर देगी, वो ये है कि जो भी फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स इस कोर्स को आज ज्वाइन करेंगे, उन्हें भारतीय इतिहास की एक प्रीमियम 360 डिग्री टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। इसके साथ ही अगर तुम पेमेंट पेज पर मेरा ये लाजवाब डिस्काउंट कूपन कोड मानसर51 लगाओगी तो तुम्हें एक बहुत ही भारी और शानदार डिस्काउंट भी मिलेगा। ये ऑफर इतना बेहतरीन है कि इसे छोड़ना अपने सिलेक्शन को छोड़ने जैसा होगा। टेस्ट-क्यू ऐप पर हमारे अन्य विषयों जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के भी लाजवाब सिनेमैटिक कोर्स उपलब्ध है, जो तुम्हारी परीक्षा की तैयारी में सच में 4 चांद लगा देंगे और सफलता की गारंटी बनेंगे। तो बच्चों, क्लास के तुरंत बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेस्ट-क्यू ऐप डाउनलोड करो और अपनी सफलता की सिनेमैटिक यात्रा शुरू करो। तो दृष्टि, क्या तुम तैयार हो अपनी हिस्ट्री की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए? वाओ सर, ये तो वाकई में हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। मैं आज ही क्लास के खत्म होते ही टेस्ट-क्यू ऐप डाउनलोड करके मानसर51 कोड का यूज करूंगी और ये सिनेमैटिक हिस्ट्री कोर्स ज्वाइन करूंगी। अगर हिस्ट्री भी मुझे पॉलिटी की तरह एक कहानी में समझाई गई है, तब तो मेरा सिलेक्शन इस बार कोई रोक नहीं सकता। चलिए सर, अब वापस अपने सस्पेंस पर आते हैं। आपने बताया था कि 1965 में 15 साल पूरे होने वाले थे। तब क्या अंग्रेजी को हटा दिया गया और हिंदी लागू कर दी गई? यहीं से तो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटा। जैसे जैसे 1965 की समय सीमा यानी डेडलाइन नजदीक आ रही थी, दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे गैर हिंदी भाषी राज्यों में भयंकर हिंदी विरोधी आंदोलन यानी एंटी हिंदी एजिटेशंस भड़क उठे। वहां के लोगों, विशेषकर युवाओं को ये गहरा डर सताने लगा था कि अगर अंग्रेजी को हटाकर पूरी तरह से हिंदी लागू कर दी गई तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, गवर्नमेंट जॉब्स और राष्ट्रीय प्रशासन में उनके साथ भारी भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन होगा। स्थिति को हिंसक और बेकाबू होते देख तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और संसद ने देश की अखंडता को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया और राजभाषा अधिनियम 1963 यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 पारित किया। इस अधिनियम की सेक्शन 3 ने ये सुनिश्चित कर दिया कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों यानी ऑफिशियल पर्पसेस और संसद के कामकाज के लिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का प्रयोग अनिश्चित काल यानी इनडेफिनेटली विदाउट एनी टाइम लिमिट तक जारी रहेगा। बाद में 1967 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान इस अधिनियम में एक संशोधन यानी अमेंडमेंट किया गया, जिसने ये कठोर और अनिवार्य नियम बना दिया कि जब तक भारत का हर एक गैर हिंदी भाषी राज्य यानी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट अपनी विधानसभा से अंग्रेजी को हटाने का प्रस्ताव पारित नहीं कर देता, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य रूप से जारी रहेगा। जी सर। यहाँ यूपीएससी का एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न: किस अधिनियम ने भारत में 1965 के बाद भी अंग्रेजी भाषा के निरंतर उपयोग को अनिश्चित काल के लिए वैध बना दिया? उत्तर:
राजभाषा अधिनियम 1963 यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। मतलब अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनिश्चित काल के लिए संघ की राजभाषाएं यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन है। ये तो बहुत ही समझदारी भरा फैसला था। लेकिन सर, क्या भारत के विभिन्न राज्यों को अपनी खुद की भाषा चुनने का कोई अधिकार यानी ऑटोनॉमी दिया गया है? बिल्कुल दृष्टि, हमारा संविधान अत्यंत लचीला और संघात्मक यानी फेडरल है। इसके लिए हमें प्रादेशिक भाषाओं यानी रीजनल लैंग्वेजेस से जुड़े अध्याय 2 को समझना होगा, जिसमें अनुच्छेद 345, 346 और 347 आते हैं। आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट, ये राज्य के विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर को ये पूर्ण स्वतंत्रता देता है कि वो कानून बनाकर अपने राज्य में बोली जाने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट के रूप में अपना सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्या तुम्हें पता है कि नागालैंड और मेघालय की राजभाषा अंग्रेजी है और गोवा ने कोंकणी को अपनी राजभाषा चुना है? यूपीएससी में पूछा गया था कि नागालैंड की राजभाषा क्या है? उत्तर है अंग्रेजी। अनुच्छेद 346 ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, ये एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यानी इंटरस्टेट और राज्य से संघ यानी स्टेट टू यूनियन के बीच संचार यानी कम्युनिकेशन की भाषा तय करता है। सामान्यतः ये संघ की राजभाषा यानी अंग्रेजी होगी, लेकिन अगर 2 राज्य मान लो राजस्थान और मध्य प्रदेश चाहें तो वे आपसी समझौते से अपने बीच संचार के लिए हिंदी यानी हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 347 ये बहुत ही विशेष और अल्पसंख्यक संरक्षक प्रावधान है। अगर किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा यानी सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ये मांग करता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली किसी विशिष्ट भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो ऐसा निर्देश दे सकते हैं कि उस भाषा को पूरे राज्य या उसके किसी हिस्से में आधिकारिक मान्यता यानी ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी जाए। राज्यों के बीच इसी भाषाई पत्राचार को व्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार ने राजभाषा नियम 1976 यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस रूल्स 1976 बनाए, जिसमें भारत के राज्यों को 3 क्षेत्रों यानी रीजन्स A, B, C में बांटा गया है। इसे इस टेबल से समझो। क्षेत्र यानी रीजन, शामिल राज्य केंद्र शासित प्रदेश, पत्राचार की भाषा कम्युनिकेशन लैंग्वेज। क्षेत्र क यानी रीजन A बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अंडमान निकोबार। यहाँ कम्युनिकेशन लैंग्वेज केवल हिंदी में पत्राचार, यदि अंग्रेजी भेजी जाए तो हिंदी अनुवाद अनिवार्य है। क्षेत्र ख यानी रीजन बी गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। यहाँ कम्युनिकेशन लैंग्वेज हिंदी या अंग्रेजी यानी बायलिंगुअल में पत्राचार। क्षेत्र ग यानी रीजन सी बाकी सभी गैर हिंदी भाषी राज्य यानी दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल आदि। यहाँ कम्युनिकेशन लैंग्वेज अंग्रेजी यानी इंग्लिश में पत्राचार। सर, ये ABC रीजन वाला कॉन्सेप्ट तो एकदम लॉजिकल है, लेकिन सर मैंने अक्सर अदालतों में देखा है कि जज और वकील हमेशा भारी भरकम अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि सारे जजमेंट्स भी अंग्रेजी में आते हैं। क्या संविधान ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए कोई अलग भाषा तय की है? दृष्टि, तुमने भारतीय राज व्यवस्था की दुखती रग पर हाथ दे दिया, और यही वो जगह है जहां एग्जामिनर सबसे बेहतरीन और कंफ्यूजिंग सवाल बनाता है। संविधान का अनुच्छेद 348 यानी आर्टिकल 348 न्यायपालिका और कानूनों की भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 348(1) स्पष्ट रूप से ये घोषणा करता है कि जब तक संसद कानून बनाकर कोई और व्यवस्था न करे, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हर हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां यानी ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट केवल अंग्रेजी भाषा में ही होंगी। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के सभी बिल यानी बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस और रूल्स का आधिकारिक पाठ भी पूर्णतः अंग्रेजी में ही होगा। अब जरा इस प्रश्न को देखो जो यूपीएससी में एक बहुकथन वाले प्रश्न के रूप में आया था। कथन 1, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही केवल अंग्रेजी में होगी जब तक संसद अन्यथा प्रावधान न करे। कथन 2, किसी राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से उस राज्य के हाई कोर्ट के निर्णय, डिक्री या आदेश को हिंदी या अन्य राजभाषा में पारित करने की अनुमति दे सकता है। बताओ दृष्टि, क्या ये दोनों कथन सही हैं? सर, पहला कथन तो 100% सही है, क्योंकि आपने अभी आर्टिकल 348 बताया।
दूसरे कथन में मुझे लगता है कि ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट तो राज्य के अधिकार क्षेत्र में होता है, तो राज्यपाल को ये शक्ति होनी चाहिए। यहीं तुम और हजारों स्टूडेंट्स एग्जामिनर के बिछाए जाल में फंस गए दृष्टि। दूसरा कथन पूर्णतः गलत है। ध्यान से समझना, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल कैच है। अनुच्छेद 348(2) और राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के तहत किसी राज्य का गवर्नर भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के हाई कोर्ट की कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग्स या डिबेट्स में हिंदी या उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। लेकिन, और इस लेकिन पर सबसे ज्यादा जोर देना, उस हाई कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले निर्णय, डिक्री या आदेश हर हाल में अंग्रेजी में ही यानी मस्ट बी इन इंग्लिश पारित होने चाहिए जब तक कि संसद कोई नया कानून न बनाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में हाई कोर्ट की मौखिक बहस या कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग्स तो हिंदी में हो सकती है, लेकिन जब जज अपना अंतिम फैसला लिखते हैं तो वो अंग्रेजी में ही होता है या उसका अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद साथ देना अनिवार्य होता है। ये तो बहुत ही बारीक और शानदार पॉइंट था सर। मतलब प्रोसीडिंग्स में रियायत मिल सकती है, लेकिन जजमेंट अंग्रेजी में ही होगा। ये टेक्निकल पॉइंट अब मैं ताउम्र नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छे। अब हम भाग 17 के चैप्टर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो विशेष निर्देशों यानी स्पेशल डायरेक्टिव्स से संबंधित है। ये हिस्सा भारत की विशाल भाषाई विविधता यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को संरक्षित करने की सबसे बड़ी गारंटी देता है। इसमें अनुच्छेद 350 से 351 तक आते हैं। आर्टिकल 350, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। ये शिकायत निवारण के लिए है। ये भारत के हर एक नागरिक को ये मौलिक अधिकार देता है कि वो अपनी कोई भी शिकायत दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली एनी लैंग्वेज में अपना आवेदन दे सकता है। मतलब कोई अफसर ये नहीं कह सकता कि मुझे सिर्फ अंग्रेजी में एप्लीकेशन दो। आर्टिकल 350(a) ये बहुत ही भावुक और बाल कल्याण से जुड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो भाषाई अल्पसंख्यक यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें। बच्चा अपनी माँ की भाषा में सबसे जल्दी सीखता है। आर्टिकल 350(b) ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का निर्माण करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी यानी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसकी नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है और इसका मुख्य कार्य भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान में दिए गए सभी संरक्षणों की जांच करना और राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना है। अब एक और डेंजर जोन का खतरनाक PYQ सुनो। प्रश्न, अनुच्छेद 350(a) और 350(b) को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? दृष्टि, तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में ये दोनों अनुच्छेद थे ही नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953-55 की सिफारिश के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इन दोनों अनुच्छेदों 350(a) एंड 350(b) को भाग 17 में जोड़ा गया था। ये बहुत ही अहम और बार बार पूछा जाने वाला फैक्ट है। सर, ये 7th अमेंडमेंट 1956 तो पॉलिटी के कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसे राज्यों के पुनर्गठन में भी पढ़ा था। और सर, इस भाग के आखिरी अनुच्छेद 351 में क्या लिखा है? आर्टिकल 351, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट पर ये एक परम संवैधानिक कर्तव्य यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी डालता है कि वो हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए निरंतर काम करे। ये निर्देश देता है कि हिंदी का विकास इस तरह किया जाए कि वो भारत की सामासिक संस्कृति यानी कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बन सके। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि संविधान कहता है कि हिंदी अपनी शब्दावली यानी वोकैबुलरी को समृद्ध करने के लिए मुख्य रूप से यानी प्राइमरीली संस्कृत से शब्द लेगी और गौण रूप से यानी सेकेंडरीली 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य भारतीय भाषाओं से। और इसी 8वीं अनुसूची के नाम ने हमें हमारे आज के सबसे बड़े और क्लाइमैक्स टॉपिक पर ला खड़ा किया है। हाँ सर, मैंने अक्सर एग्जाम पेपर्स में देखा है कि 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल से बहुत सारे सवाल आते हैं कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, इसमें कितनी भाषाएं हैं और वे कब कब जोड़ी गईं। इसे याद करने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। दृष्टि, 8th शेड्यूल किसी भी एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा खजाना है। हमारे 1950 के मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में केवल 14 लैंग्वेजेस ही शामिल थीं, लेकिन समय के साथ विभिन्न संशोधनों यानी अमेंडमेंट्स के जरिए इसमें 8 और नई भाषाएं जोड़ी गई, जिससे आज इनकी कुल संख्या 22 हो गई है।
इसे याद रखने की क्रोनोलॉजी बहुत ही सिनेमैटिक है। इसे एक फॉर्मूले की तरह दिमाग में स्कैन कर लो। 21वां संशोधन यानी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। जोड़ी गई भाषाएं सिंधी यानी 15वीं भाषा। मेमोरी ट्रिक, सीधा याद रखें सिंधी। 71वां संशोधन यानी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। जोड़ी गई भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। याद रखने की ट्रिक नमक NAMK। 92वां संशोधन यानी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। जोड़ी गई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद रखने की ट्रिक बॉडमास। इन सभी एग्जाम्स में यहां से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। कभी पूछते हैं कि डोगरी भाषा किस संशोधन से जोड़ी गई, उत्तर 92वां संशोधन 2003। तो कभी पूछते हैं कि 71वें संशोधन से कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं, उत्तर नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और एक बहुत बड़ा डेंजर जोन याद रखना दृष्टि। अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएं 8th शेड्यूल की इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं हैं। ये एक ट्रैप है जिसमें एग्जामिनर ऑप्शंस देकर स्टूडेंट्स को अक्सर गिरा देता है। सर, ये नमक और बॉडमास वाली ट्रिक बहुत ही अट्रैक्टिव और आसान है। अब मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सर, एक आखिरी सवाल। हाल ही में न्यूज़पेपर्स में शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बहुत बड़ी चर्चा थी। क्या ये भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? दृष्टि, तुमने एकदम बुलजाई को हिट किया है। शास्त्रीय भाषाएं यानी क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इस साल करंट अफेयर्स और पॉलिटी का हॉटेस्ट टॉपिक है। 3 अक्टूबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का अत्यंत प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया है। इसके साथ ही अब भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं यानी 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गई हैं। यहां से तुम्हारे आगामी सभी एग्जाम्स में 100% प्रश्न आना तय है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा उन दुर्लभ भाषाओं को दिया जाता है जिनका इतिहास बेहद प्राचीन यानी हाई एंटिक्विटी हो। 2024 में इसके मापदंड को अपडेट किया गया था, जिसके अनुसार उस भाषा के शुरुआती ग्रंथों, शिलालेखों यानी एपिग्राफिकल एविडेंस या रिकॉर्ड किए गए इतिहास की प्राचीनता 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए और उसकी एक समृद्ध एवं मौलिक प्राचीन साहित्य परंपरा होनी चाहिए। जी सर। चलो, मैं तुम्हें इन 11 भाषाओं की क्रोनोलॉजी बताता हूं। इसे एक टेबल के रूप में अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लो। भाषा यानी लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने का वर्ष, ईयर ऑफ रिकग्निशन, महत्वपूर्ण तथ्य यानी की फैक्ट्स, PYQ लिंक। तमिल 2004, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा, SSC में पूछा गया PYQ। 2 संस्कृत 2005, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। 3 कन्नड़ 2008, द्रविडियन भाषा परिवार। 4 तेलुगु 2008, द्रविडियन भाषा परिवार। 5 मलयालम 2013, द्रविडियन भाषा परिवार। 6 उड़िया 2014, SSC में पूछा गया था कि 2014 में किसे दर्जा मिला। और अब सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 3 अक्टूबर 2024 की 5 नई भाषाएं। 7 मराठी 2024, महाराष्ट्र की पहचान। 8 बंगाली 2024, पश्चिम बंगाल की समृद्ध साहित्यिक विरासत। 9 असमीज 2024, पूर्वोत्तर भारत की गौरवशाली भाषा। 10 पाली 2024, भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा। 11 प्राकृत 2024, प्राचीन भारत और जैन धर्म की प्रमुख भाषा। इन भाषाओं को ये दर्जा मिलने से न केवल भारत की प्राचीन विरासत यानी एंशिएंट हेरिटेज का संरक्षण होगा, बल्कि शिक्षा, रिसर्च, पुरानी पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और अनुवाद के क्षेत्र में अपार रोजगार के अवसर यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होंगे। केंद्र सरकार इन भाषाओं के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट केंद्रों यानी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करती है। सर, आज आपने सच में जादू कर दिया है। ये क्लास किसी लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक शानदार हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह लगी और मैं पूरी तरह उसी में खो गई थी। मुंशी आयंगर फॉर्मूले के उस ऐतिहासिक संघर्ष से लेकर राजभाषा अधिनियम के तूफानों तक, सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी अंग्रेजी भाषा से लेकर और 14 भाषाओं से बढ़कर 22 भाषाओं और 11 शास्त्रीय भाषाओं तक का ये पूरा सफर मेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अब मुझे समझ आ रहा है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और सिनेमैटिक अंदाज से पढ़ना कितना प्रभावशाली होता है। मैं आपका 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना अभी जाकर टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड कर रही हूँ और मानसर 51 कोड का यूज करके वो इंडियन हिस्ट्री का सिनेमैटिक कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ। मुझे वो प्रथम 200 स्टूडेंट्स वाली 360 डिग्री फ्री टेस्ट सीरीज और भारी डिस्काउंट किसी भी कीमत पर चाहिए।
अगर हिस्ट्री भी मुझे ऐसे ही उंगलियों पर याद हो गई तो मेरा सिलेक्शन तो 100% पक्का है। यही तो हमारा एकमात्र मकसद है दृष्टि। जब बेहतरीन एजुकेशन को भावनाओं, सही एग्जाम स्ट्रैटेजी और सिनेमैटिक कहानी के साथ जोड़ा जाता है तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी भारी भरकम सिलेबस और कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं लगता। मेरे सभी प्यारे और ऊर्जावान विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय संविधान के भाग 17 राजभाषा पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल्स 343 टू 351 को 360 डिग्री एंगल से पूरी तरह डिकोड कर लिया है। हमने इसके ऐतिहासिक, राजनैतिक और संवैधानिक हर पहलू को छुआ है और सभी संभावित PYQs को ध्वस्त कर दिया है। हमेशा याद रहे, भाषा किसी को तोड़ने या विभाजित करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत को अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के एक अभेद्य सूत्र में जोड़ने के लिए है। अगर आप भी अपनी बोरिंग तैयारी को इसी तरह रोमांचक, सिनेमैटिक और 100% सिलेक्शन ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं तो बिना एक पल की देरी किए तुरंत टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड करें और हमारे सिनेमैटिक कोर्सेज का हिस्सा बनें। याद रखें, जो भी प्रथम 200 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मेरा कूपन कोड मानसर51 एक जादुई चाबी है जो भारी डिस्काउंट और फ्री प्रीमियम टेस्ट सीरीज के ताले खोलेगी। अपने सपनों को एक नई उड़ान दें। मिलते हैं मान एजुकेशन की अगली क्लास में एक और ऐसे ही शानदार और धुआंधार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने माता पिता के सपनों के लिए पूरी जी जान से लड़ते रहिए। जय हिंद।